नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर सुबह 7 बजे रोजाना मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल है, जिसका कि सिलेबस करंट अफेयर या जनरल स्टडीज होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और जो भी कोई डाउट्स हैं, ठीक है, उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने रिवीजन प्लान को तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो इस तरह से, विद रेफरेंस टू द नगर वन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नगर वन स्कीम क्या है, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब जो आपको जो ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को रीड करते टाइम, वो ध्यान में रखना है कि नगर वन स्कीम है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द नगर वन अर्बन फॉरेस्ट एम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर, कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अर्बन एरिया में, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना है अराउंड 200 फॉरेस्ट एरिया, जो कि कंट्री के अर्बन एरिया में डेवलप करना। ये टारगेट है नगर वन स्कीम का, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फाइनेंस फॉर द स्कीम विल बी पेड ऑन 50:50 रेशियो बेसिस बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 50% शेयर करेंगे। इट मीन्स दोनों हाफ फंड शेयर करेंगे, ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके कि 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है पूरी कंट्री के अंदर कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और आपके पास जो नीचे जो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, वो ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब सीधा सीधा कि जो उनसे स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपको करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ओनली वन, कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है वो अटेम्प्ट कर लीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सेकंड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बी ओनली। इसमें जो बात कही गई थी ना आपसे 50:50 रेशियो की, ये बात यहां पे गलत है। ये 50-50, ये जो हाफ जो फंड शेयर करेंगे, ये यहां पे गलत है। बल्कि इस स्कीम के लिए जो फंड जो शेयर किया जाएगा या पेड किया जाएगा, वो किया जाएगा कैंपा के द्वारा। और ये कैंपा क्या है? कैंपा हमारी कंट्री के अंदर कंपनसेटरी अफोस्ट्रेशन फंड है, एक एक्ट 2016 में आया था। तो इस फंड के तहत इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना है पूरी कंट्री के अंदर। ये टारगेट है इस नगर वन स्कीम के तहत। और पूरा फंड जो पेमेंट होने वाली है, फंड कैंपा एक्ट के तहत पेमेंट होने वाली है पूरी की पूरी। और ये जो काम होगी वो सिटी के अंदर जो लोकल अर्बन बॉडीज है वो इस काम को कंप्लीट करवाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था, इस हिसाब से हमारा आंसर जो है बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी जिसे शॉर्ट में बोला जा सकता है पीआईडीएफ। पीआईडीएफ के बारे में, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को फंड को ध्यान में रखते हुए आपके पास यहां पे दो स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में नीचे जैसा बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए 1 by 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट सीक्स टू द इंकरेज डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ स्केल बेटर नॉन एज पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज, कि ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये यूज किया जाना है कि भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉइंट ऑफ सेल उसे सेटअप करना, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना
टायर 1 और टायर 2 सिटी के अंदर, ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। इन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो फंड है जिसका नाम है PIDF, ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये बोला जा रहा है कि ये टायर 1 एंड 2 सिटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इस फंड के तहत। सेकंड, ये बोला जा रहा है कि इसे आरबीआई जो हमारी कंट्री के अंदर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने इसे क्रिएट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यू हैव ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नाइदर 1 नॉर 2। तो इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। जैसे कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उस हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली इज द करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है ये समझ लेते हैं। इसमें जो आपसे बोला गया था कि डेवलपमेंट जो किया जा रहा है ये पॉइंट ऑफ सेल की, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ये टायर 1-2 सिटी के अंदर नहीं बल्कि टायर 3 to 6 के कैटेगरी के अंदर जितनी भी सिटीज आती है उसके अंदर इसे काम किया जा रहा है। और बेसिकली ये जो काम हो रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, 7 सिस्टर आप कह ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे ये काम हो रहा है। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया था आपको, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, ये जो पैकेज दिया जा रहा है PIDF, ये दिया जा रहा है टायर 3 to टायर 6 सिटी के अंतर्गत। अच्छा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था स्टेटमेंट टायर 1 एंड टायर 2, जबकि होना चाहिए था टायर 3 to टायर 6 होना चाहिए। ये गलत हो गया इसके अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपके बोला गया था PIDF जो फंड है ये क्रिएट किया था आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे क्रिएट किया इस फंड को। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बी का मतलब है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट ओनली ये करेक्ट है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम UNSC भी बोलते हैं, कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू हैव अ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज द 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत 5 ऐसे मेंबर हैं जो कि परमानेंट है, ठीक है, 5 members are permanent and 10 members are non-permanent. First statement. In second statement, the non-permanent member are appointed by the United Nations General Assembly for 2 years. कि 2 year basis पर non-permanent members को select किया जाता है पर हर 2-2 साल के लिए, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। In third statement, only permanent members have voting right. कि सिर्फ परमानेंट मेंबर जो है उनके पास ही वोटिंग राइट है वीटो करने का, अदरवाइज किसी और को नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन A 1 ओनली, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। B 1 and 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, यानी 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट की बात की जा रही है, और फिर नॉन परमानेंट की ये जो अपॉइंट कैसे होने हैं उसके बारे में जो बात की जा रही है, ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है बी में। सी में बताया जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, इट मींस 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट एंड वोटिंग राइट ऑफ द ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स, उसके रिगार्डिंग जो बात की जा रही है वो ऑप्शन थर्ड में बात की जा रही है। और इन ऑप्शन डी के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि UNSC के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मेंबर्स के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, और फिर लास्ट में उनके वोटिंग राइट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, इट मीन्स 1 and 2 ओनली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है।
तो इसमें जो आप डिटेल में समझ लेते हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 या 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंट्री आपके पास यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, सेकंड रशियन फेडरेशन यानी जिसे हम रशिया भी बोल देते हैं, पहले यूएसएसआर था ये, नेक्स्ट फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री चाइना, थर्ड फ्रांस, फोर्थ रशिया एंड फिफ्थ यूएसए यानी अमेरिका। तो ये 5 कंट्री है जो परमानेंट मेंबर है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया तो 5 कि भी 10 मेंबर ऐसे हैं जो कि जो 2 ईयर बेसिस पर ईच ईयर गेट सिलेक्टेड। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जनरल असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो फिर नॉन परमानेंट पोस्ट के लिए। ये बात भी सही कही गई है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ईच परमानेंट मेंबर हैव द राइट टू वोट, वो राइट टू वोट नहीं है बल्कि वो वीटो राइट है। अब वीटो राइट का मतलब यहां पे ये होता है कि किसी एक कंट्री ने भी अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया किसी डिसीजन के ऊपर, इट मींस जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसको जो डिसीजन लेने वाली थी अब उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी डिसीजन तक के लिए पहुंचने के लिए 5 मेंबर का एग्री करना मैंडेटरी है ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वीटो का मतलब यहाँ पे ये है कि हर कंट्री को मतलब जो 5 मेंबर को एग्री होना किसी डिसीजन के ऊपर मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी अगर इनमें से कोई भी विड्रॉ कर लेता है इट मींस उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया बी हो गया, इट मींस 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द सुंदरबन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सुंदरबन जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द वास्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑन द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। कि मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के कंबाइंड डेल्टा के ऊपर ये सुंदरबन जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह से क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ये क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बात की जा रही है जो कि एक डेल्टा फॉर्म की गई है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंडियन सुंदरबन इज द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है जो हमारी कंट्री के अंदर सुंदरबन एरिया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहैबिटेड बाय द टाइगर। कि टाइगर इस मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया में ये एकमात्र ऐसा है जहां पे टाइगर है इस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट एरिया के अंदर। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि इसका जो फॉर्मेशन है ये डेल्टा के द्वारा होता है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया हुआ है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पे ये ओनली ऐसा एरिया है जहां पे इनहैबिटेड टाइगर्स रहते हैं। यानी कि वर्ल्ड का एक ओनली इनहैबिटेड एरिया है जहां पे टाइगर है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट गिवन थे, इसके अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है यानी कि फर्स्ट का मतलब ए ऑप्शन में 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि भी 1 and 3 यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कोड्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट 1, 2 and 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले एक बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का जो एरिया है ये जो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में इसकी लोकेशन है। इट मींस यानी कि जो हमारी कंट्री में जो सिटी है कोलकाता के अगर साउथ में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ,
ठीक है, वे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ पे जो आइलैंड एरिया आप कह सकते हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया का जो आइलैंड एरिया, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन किया गया है। ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर और मेघना रिवर, इन रिवर्स के द्वारा जो ये डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एरिया क्या है, सुंदरबन एरिया है हमारी कंट्री। ये तो लोकेशन की बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि ये फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, ये डेल्टा फॉर्मेशन गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर के द्वारा हो रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1987 में से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज किया है सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और लास्ट में जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें जो बोला गया है कि भाई ओनली ऐसा इनहेबिटेड एरिया है जहां पे टाइगर है, इस एरिया के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर टाइगर, यानी कि ये वर्ल्ड का ओनली ऐसा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जहां डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है जहां पे टाइगर है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जो हो गया वो डी हो गया। ठीक है, विद रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि जिस शॉर्ट में NTCA के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहां आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2, और नीचे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में NTCA भी बोलते हैं, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है कि भाई जिसे लॉ पास करके जिस बॉडी को बनाया जाता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता, उसके अंदर लॉ में कुछ चेंजेस ला करके, कुछ अमेंडमेंट करके या फिर कोई प्रोविजन क्रिएट करके जब बनाया जाता है, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि ये जो बॉडी बनाई गई थी, ये 1986 की जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके प्रोविजन के तहत इस बॉडी को फॉर्मेशन किया गया था। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे। तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1 2 बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट, यानी कि 1 ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलती है। गलती क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो ये जो आपसे बोला गया था ना कि ये 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया, नहीं, यहां गलत हो गया। ये बल्कि हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, ये इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, इसके प्रोविजन के हिसाब से इसे बनाया गया था। और 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है। ठीक है, पहले तो बात हो गई इसे बनाया कैसे गया है, यानी कि लॉ पास करके बनाया, इट मींस ये क्या हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई हमारी। ठीक है, तो इसे जो स्टैब्लिश किया गया था, इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसके अंदर आती है। ठीक, और इस हिसाब से आज आपके लिए काम क्या हो गया कि भाई ये जो बॉडी है NTCA, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, कि भाई ये बॉडी क्या है इसके, और इसके डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में आपने पढ़ना है। और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसके करंट मिनिस्टर कौन है और इसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पर्शियन गल्फ कंट्री, पर्शियन गल्फ कंट्री के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये 3 स्टेटमेंट है। और नीचे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग पर्शियन गल्फ कंट्री के। ठीक है, इस जो ये ग्रुप ऑफ कंट्री होता है, ये गल्फ कंट्री, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द लैंड अराउंड द पर्शियन गल्फ। जो पर्शियन गल्फ है, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है और उसमें आपको पर्शियन गल्फ की लोकेशन मालूम है, ये गल्फ का है, तो उसके आसपास की जो कंट्री है आर शेयर बाय द 8 कंट्री, तो उसके आसपास की कंट्री को गल्फ कंट्री बोला जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। और हाँ, इसमें नाम भी आपको दिए गए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो नेम कुछ इस तरह से है, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और लास्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ये कुछ कंट्री के नाम गिवन है, आपसे बोला जा रहा है कि 8 कंट्री है गल्फ, पर्शियन गल्फ के अराउंड, और वो सारे जो कंट्री है उनका एक ग्रुप बनता है जिसका नाम रखा गया पर्शियन गल्फ कंट्रीज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ईरान एंड इराक, ईरान और इराक जो है आर नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यानी जिसे शॉर्ट में जीसीसी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जिसे बोलते हैं। तो उस काउंसिल के अंदर ईरान और इराक इसके पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपसे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आउट ऑफ द पर्शियन गल्फ कंट्री ओनली ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये 3 जो मेंबर है, ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये तीनों ही मेंबर किसके हैं? ओपेक के मेंबर है। अभी ओपेक कंट्री क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नंबर 1 जो इसमें जो आपसे जो डिस्कस किया जा रहा है, नंबर 1 में बोला जा रहा है कि भाई मेंबर कंट्री कौन कौन है गल्फ, पर्शियन गल्फ कंट्रीज के इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। सेकंड में आपसे बोला गया कि भाई ईरान, इराक इसका पार्ट नहीं है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, ये 3 कंट्री ऐसी है जो इसके साथ साथ गल्फ कंट्री के साथ साथ ओपेक कंट्री का जो ग्रुप है उसका भी मेंबर है। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में बोला जा रहा है 1 एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि सेकंड और थर्ड ये दोनों करेक्ट है। और लास्ट डी में बोला जा रहा है ऑल 3, ए 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है इन तीनों के अंदर से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि भाई ये ग्रुप, पर्शियन ग्रुप क्या है, गल्फ का ये ग्रुप क्या है कंट्रीज का, इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार आंसर के साथ। तो इसका जो आंसर है तो इसका ए यानी कि 1 2 यानी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड का मतलब यहां पे ये हो गया कि भाई ये जो 8 कंट्री दे रखी है ये सारे के सारे क्या है, पर्शियन गल्फ कंट्री का जो ग्रुप है उसके मेंबर हो गए, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो बोला गया कि ईरान और इराक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जिसे शॉर्ट में जीसीसी बोला जा रहा है, तो ये जीसीसी के ये मेंबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई ये मैप में इनकी लोकेशन वगैरह और डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी कंट्री इंडिया इधर है, ये देखो ये हमारी कंट्री इंडिया, ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है, ये राजस्थान वाला, ये जेएनके वाला, ठीक है। ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। ये हमारी कंट्री की लोकेशन, मैंने थोड़ा इधर हाफ पोर्शन लिया, क्रॉप कर दिया मैंने से, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देख लेते हैं इस तरफ आते हैं। तो जो हमारी कंट्री है यहां से ये ओमान हो गया, ये वाला जो एरिया ना, ये जो दिख रहा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है। तो इस पर्शियन गल्फ के आसपास की जो कंट्री है वो पर्शियन गल्फ कंट्री का ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक है। और इसमें जैसे 8 कंट्री बोला गया है कि 8 कंट्री कौन कौन सी है, सबसे पहले जो इसमें दिया गया बहरीन, तो पहले बहरीन की लोकेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहां बहरीन एक यहाँ पे छोटा सा एक देश कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी, ये देखो ये यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ये बिल्कुल आइलैंड कंट्री जैसे आप समझ सकते हो, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है बहरीन। उसके बाद ईरान की लोकेशन, तो ईरान बड़ी कंट्री आप समझ जाएंगे, ये रहा ईरान, पर्शियन गल्फ से टच करता है, बहरीन भी पर्शियन गल्फ के अंदर ही है और ईरान भी पर्शियन गल्फ के साथ टच करता है। उसके बाद इराक की लोकेशन देख लेते हैं। तो ईरान के साथ ही इराक यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये रहा इराक, ठीक है, ये दोनों, और ये भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ के साथ अपने बॉर्डर मतलब शेयर करता है। एक तरह से कह सकते हैं ये सी से मतलब ये क्लोज कंट्री ना होकर ओपन कंट्री है और ये पर्शियन गल्फ से इसका रास्ता जाया जा सकता है। नेक्स्ट कुवैत, तो कुवैत कंट्री की लोकेशन भी और देख लेते हैं। देखिए कुवैत भी छोटा सा कंट्री है इराक और सऊदी अरेबिया के आसपास की, ये देखो छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, ये कुवैत है। कुवैत के बाद ओमान तो बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर में, ये ओमान की लोकेशन है, ठीक है, जो हमारी कंट्री से सबसे नजदीक ओमान ही आ रहा है। ओमान के बाद है कतर। अब कतर की लोकेशन ध्यान से देखिए, ये कतर की सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया के पास, ये पर्शियन गल्फ के पास, ये कतर की लोकेशन है यहाँ पे, जो एरो करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज यहाँ लोकेशन इसकी यहाँ पे है, ये आप येलो सर्कल देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है।
अच्छा, उसके बाद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो बहुत क्लियर दिख रहा होगा, बड़ी कंट्री है पूरे इस एरिया में, तो काफी क्लियर आपको दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया के बाद है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन भी यही है, जरा ध्यान से देखो, ये छोटी सी कंट्री है, ये दिख रही है, यहाँ पे इसकी लोकेशन यूएई की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये किसकी लोकेशन है, ये हो गई आपकी यूएई, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे है बट कंट्री ये है, ये एरो देख रहे होगे आप, ये इसकी लोकेशन है, यानी कि ये भी पर्शियन गल्फ के अंदर आती है। तो ये जो 8 कंट्री है, ये 8 कंट्री पर्शियन गल्फ कंट्री का ग्रुप फॉर्म करती है, जो कि पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री है, ठीक है। पहले ईरान जो कंट्री है, ईरान जो एरिया है, पर ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था पुराने टाइम पे, इस वजह से इस गल्फ का नाम भी पर्शियन गल्फ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये। अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि भी इस कंट्री के ये जो ग्रुप आपको दे रखे हैं, इसके अंदर ईरान और इराक जीसीसी की मेंबर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बात है, ये इसकी मेंबर नहीं है। आप देख लेते हैं इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसके मेंबर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये इसके मेंबर है जीसीसी। जीसीसी का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। ईरान और इराक को हटा दीजिए समूह से, इस ग्रुप से, ये इसके सारे इसके मेंबर हो जाएंगे काउंसिल के। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया था, थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे नेक्स्ट जो दिया गया था, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द गल्फ पर्शियन गल्फ कंट्री ओनली ईरान एंड इराक आर द, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया ये इसके मेंबर है ओपेक के। नहीं भाई, ये भी गलती हो गई यहाँ पे, ये सिर्फ 3 कंट्री नहीं है इसके मेंबर, बल्कि इसके अलावा भी और भी कंट्री है जो इसके मेंबर है। अब कौन कौन से इसके मेंबर है जरा देख लेते हैं। ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, सऊदी अरेबिया, यानी कि और भी कंट्री है, ठीक है। और भी कौन कौन सी कंट्री है, ईरान भी है, इराक भी है, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसे यूएई शॉर्ट में बोला जा रहा है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये सब कंट्री किसके मेंबर है, ये ओपेक के मेंबर है, जो कि इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, आज आपके लिए एक और क्वेश्चन ये होगा कि ये एक और जो ग्रुप है ओपेक ग्रुप, ठीक है, इस ओपेक ग्रुप का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल स्टडी करनी है। यानी कि आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ओपेक ग्रुप के बारे में, और फर्स्ट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इसके अंदर ये क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे आपके लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शेप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी। यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगी कि कई बार क्या होता है कि मार्केट क्रैश हो जाती है, और मार्केट क्रैश होने के बाद जो इकोनॉमी होती है वो डाउन स्टेज पे चली जाती है, और फिर धीरे धीरे उनकी रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो ये जो रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि जो शेप है जो इकोनॉमी का जो बिगड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, और 2 स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें जेड शेप के बारे में बात किया जा रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर यू शेप के बारे में बात किया जा रहा है, जो रिकवरी के मेथड है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो जेड शेप रिकवरी इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी क्विकली राइज आफ्टर द इकोनॉमिक क्रैश। यानी कि अगर इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है तो सबसे क्विकली, सबसे जल्दी जो राइज होती है, यानी कि जो रिकवरी प्रोसेस सबसे तेजी से जो होता है वो होता है जेड शेप इकोनॉमी के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है आपको। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपके लिए वो यू शेप के बारे में। तो यू शेप के बारे में बोला जा रहा है, यू शेप रिकवरी इज द वर्स्ट सिनेरियो, यानी कि सबसे बुरा सिनेरियो यही क्रिएट होता है जिसके अंदर जो इकोनॉमी फॉल टू रिगेन द लेवल ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इवन आफ्टर ईयर गो बाय। यानी कि 1 साल से भी ज्यादा टाइम अगर हो जाता है तब भी ये अपने आप को रिगेन नहीं कर पाता है दोबारा से उस पोजीशन पे जिस पे वो पहले था, जहां से वो क्रैश हुआ था। यानी कि जेड में ये बोला जा रहा है कि भाई ये जल्दी राइज हो जाता है, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से होता है, और यू में बोला जा रहा है कि रिकवरी जल्दी नहीं हो पाता है। ये आपके पास 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, और सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपसे ए में बोला जा रहा है कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी जेड के रिगार्डिंग सही बात है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जेड के बारे में और यू शेप, दोनों की शेप के बारे में, जो रिकवरी मेथड है इकोनॉमी के अंदर उसके बारे में आपको बता दिया। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट यानी कि ए ओनली, यानी कि ए जो है फर्स्ट वन ओनली, ये करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यानी कि जेड शेप के बारे में जो बोला जा रहा है ना कि सबसे जल्दी ये राइज हो जाता है, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से होता है, ठीक है, ये वाला जो है रिकवरी फास्ट होता है, ठीक है। और ये कौन सा, ये जो मेथड है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, जो इसके अंदर जो बोला कि नहीं वर्स्ट सिनेरियो हो जाती है, ठीक है, ये गलत है और रिगेन करने में इसको डिफिकल्टी होती है और ये कम से कम 1 साल ले लेती है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी जेड शेप के रिगार्डिंग में। और जो यू शेप के बारे में जो आपसे बोला गया था इसके अंदर कि भाई यू शेप के अंदर ऐसा होता है, बल्कि ये यू शेप नहीं है बल्कि वो एल शेप है, ठीक है। जो आपसे बोला गया ना यू शेप के अंदर सिनेरियो में ये होता है वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, साल बीत जाते हैं फिर भी रिकवरी नहीं हो पाती। ये यू शेप के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, ये एल शेप के बारे में, ठीक है। यू शेप ना होकर ये क्या एल शेप में, तो ये जो आपसे स्टेटमेंट सेकंड बोला गया था ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ट्राइबल इन इंडिया, हमारी कंट्री में जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 स्टेटमेंट गिवन है आपके पास और नीचे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, उसके रिगार्डिंग फिर आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो चलिए एक एक करके चारों स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अंडर आर्टिकल 342, ठीक है, आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि 322 जो आर्टिकल है ये इंपावर करती है प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में कि वो किस एरिया के किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकता है, ये पावर देती है प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री के अंदर, आर्टिकल 342 फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ट्राइबल पीपल कंस्टिट्यूट अराउंड 15% ऑफ द नेशंस टोटल पॉपुलेशन। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 15% जो पोर्शन है वो क्या है, ट्राइबल पीपल है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15% जो लोग हैं वो क्या है, ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम, ठीक है, जो राजीव गांधी के नाम से एक फेलोशिप स्कीम है उसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है इज रिलेटेड टू द ट्राइबल स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन। यानी ट्राइबल स्टूडेंट यानी ट्राइबल कैटेगरी के अंदर जो कि आप कह सकते हैं रिमोट एरिया में जो रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उसके जो हायर स्टडीज के रिगार्डिंग में ये फेलोशिप है जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम, ये थर्ड स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला है साक्षा, इसे आप इस तरह रीड करते हैं, साक्षा कमेटी जो है ये वाज कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामिन ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ये साक्षा एक्स साक्षा कमेटी फॉर्म की गई थी जो कि एग्जामिन कर रही थी कि ओवरऑल सिनेरियो कैसी है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, ट्राइबल ग्रुप के बारे में, ये कमेटी फॉर्म की गई थी, फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से आपने आंसर अटेम्प्ट करना है कि सही आंसर क्या है। ए में बोला जा रहा है कि 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट को अगर छोड़ दे तो बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 3 4 यानी कि सेकंड को छोड़ करके, ठीक है, सेकंड ना होकर के बल्कि 1 3 एंड 4 ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यानी कि ये जो बोला गया ना 15% हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल कैटेगरी के अंदर आती है, ये बात गलत हो गई, ये स्टेटमेंट यहां गलत है, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि करंट में इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है 8.6% है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उस नेशनल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो ट्राइबल कैटेगरी के लोग आते हैं इसके अंदर। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए था।
बाकी जो स्टेटमेंट सब करेक्ट है, यानी कि 342 इन पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट के अंदर कि वो अमेंड कर सकता है कि भी ट्राइबल ग्रुप वगैरह को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में 8.6% तो पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल ग्रुप के अंदर है हमारी कंट्री के अंदर। थर्ड जो बोला गया आपके कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है ये हायर एजुकेशन के बारे में डील करता है, ट्राइबल ग्रुप के बारे में, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनके हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप क्रिएट किया गया है, स्कीम क्रिएट की गई है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम के नाम से ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, ये भी सही है। और नेक्स्ट जो आपसे बोला गया कि ज़ैग्ज़ैग कमेटी, यानी कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विरजिनियस ज़ैग्ज़ा, ठीक है, इनके नाम से एक कमेटी फॉर्म की गई थी, जो इनके इस कमेटी के ये जो चेयरमैन थे, जो 2013 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी कि वो ट्राइबल ग्रुप के अंदर जितने भी उनकी ओवरऑल कंडीशन है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये ग्रुप बनाए गए थे। और इस ग्रुप के जो चेयरमैन थे वह विरजिनियस ज़ैग्ज़ा इसके कमेटी के हेड थे, और इसी के नाम से इस कमेटी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट गलत है स्टेटमेंट, जो कि 8.6% होना चाहिए था, और आपको दे दिया गया था क्वेश्चन में 15%, तो ये 15% गलत है और 8.6 सही है, तो आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दरबुक श्योक दौलत बेग और ओल्डी, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये रोड एक रोड है हमारी कंट्री के अंदर, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये इस नाम से हमारी कंट्री के अंदर एक रोड है जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है DSDBO रोड। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, अभी रिसेंट में आप लोगों ने 2-3 दिन पहले की बात है, अभी काफी न्यूज में है ये एरिया, जिस एरिया में ये रोड है, और ये रोड भी काफी न्यूज में है, ये जो लोकेशन है इसकी ये भी काफी न्यूज में है किसी वजह से। अब वो वजह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आपको बताना है इज नियरेस्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है ये जो रोड है किसके नियर है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह से है कि LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नियर है, ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मैकमोहन लाइन के नियरेस्ट ये रोड है। सी में बोला जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नजदीक में है ये रोड। और डी में बोला जाए कि रेड क्लिफ लाइन उसके रिगार्डिंग में। अभी आपको पता होगा किसी कंट्री के साथ हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं बॉर्डर से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, बिल्कुल करंट में ये काफी बर्निंग टॉपिक बन गया है आजकल की, पिछले 1 हफ्ते से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि सी का मतलब LAC। LAC से आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो चाइना के साथ चल रहा है। ठीक है, चाइना और इंडिया के साथ, इन दोनों के बीच में लद्दाख, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पे ये इशू, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो पहले इसके इस मैप को अच्छे से देख लीजिए कि JNK के बाद जो न्यू जो यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई है, लेह एंड लद्दाख जो टेरिटरी क्रिएट की गई है, तो यहां पे जो एरिया वो है जो चाइना ने हमारा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसका नाम अकाई चीन है, उसके अंदर एक प्रोविंस है। ठीक है, तो इस प्रोविंस के पास जो यहाँ एक रोड जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये इस मैप के अंदर देख रहे हैं, ये रोड जो जा रहा है, ये जो रोड जो इंडिया की तरफ जो कंस्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है, ठीक है, बॉर्डर के पास, ये 9 किलोमीटर अवे है LAC के। जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो रोड है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, तो ये रोड जो है इस LAC के बिल्कुल 9 किलोमीटर के पास से रोड जाता है, और इस रोड की जो टोटल लेंथ है 225 इसकी लेंथ है। ये हमारी कंट्री में अंदर लेह वाले रीजन को कंबाइन करता है काराकोरम पास से, यानी काराकोरम जो आप लोगों ने K2 आपने सुना होगा, K2 हाईएस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री के अंदर, तो K2 के पास का जो एरिया काराकोरम पास जो है, काराकोरम और लेह को कंबाइन करता है ये रोड। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है 225 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये रोड लद्दाख को, हमारी कंट्री के अंदर लद्दाख को और चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस जो है, जो कि चाइना ने अकाई चीन जो हमारी यहाँ पे जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसी में एक जिंगजियांग प्रोविंस है, तो जिंगजियांग प्रोविंस और लद्दाख को डिवाइड करता है ये रोड, आप ये बोल सकते हैं। और इसकी लोकेशन ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर में ये जो ये रोड है, ठीक है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहां पर है, ये है आपके चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे, जिसका नाम है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से। ठीक है,
तो इस वजह से न्यूज में होने की वजह यह है कि अभी क्या दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो यहां पे इकट्ठी हो गई है और एक वॉर कंडीशन जैसा क्रिएट हो गया है। ठीक है, चाइना इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो आर्मी फोर्स है वो पीछे नहीं हटेगी तब तक जब तक चाइना वाले पीछे ना हो। तो ये एक इशू क्रिएट हो गया है। फिर भी जो भी है दोनों लेवल दोनों कंट्री के जो हायर अथॉरिटी है, जो मिनिस्टर है, वो इसके पीस टॉक के लिए एग्री हो गए हैं। वॉर वाली कंडीशन अब उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये एरिया है और इस वजह से ये जो रोड है जिसका नाम है दारूक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये काफी न्यूज में हो गया है। और जिंगजियांग प्रोविंस भी आपको पता होनी चाहिए, चाइना का हमारी कंट्री के जो लेह लद्दाख वाला एरिया है उसके साथ ये टच होता है। ठीक है, लेंथ वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये लोकेशन अभी काफी बर्निंग टॉपिक हो गया है अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। ठीक है, विद रेफरेंस टू द राइन रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है राइन रिवर के बारे में और आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट, और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से ये आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये, द राइन रिवर फॉल थ्रू द 6 कंट्री नेमली, 6 कंट्री से राइन रिवर फॉल करती है यानी कि बहती है। तो कंट्री के नाम कुछ इस तरह से आपके लिए है, स्विट्जरलैंड, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड। These are the country from where the Rhine river falls. It falls into the Aegean Sea, which is a part of the Mediterranean Sea. यानी कि ये फर्स्ट में तो कंट्री के नाम बताए जा रहे हैं आपसे कि जहां से ये राइन रिवर फॉल होती है, मतलब बहती है। और सेकंड आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो रिवर है ये एजियन सी ये फॉल करती है एजियन सी से, विच इज द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, कि मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है एजियन सी और ये एजियन सी के अंदर फॉल करती है, ऐसा बोला जा रहा है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है जो आंसर के रूप में कि ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि जो कंट्रीज के बारे में जो डिटेल आपको दी गई है वो करेक्ट है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि ये एजियन सी जहां से ये फॉल करती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है ये आपको अटेम्प्ट करना है। दो स्टेटमेंट है और हम बात कर रहे हैं राइन रिवर के बारे में। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फिर देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड जो आपसे बोला गया था कि ये एजियन सी में फॉल करती है ये गलत है, बल्कि ये नॉर्थ सी में फॉल करती है। इसका जो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन में दिया गया था एजियन सी में फॉल ना करके ये नॉर्थ सी में फॉल करती है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा जो आपसे जो कंट्री के नाम दिए गए कि ये स्विट्जरलैंड, लिचनवेल या फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये सारी कंट्री बिल्कुल सही है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में ऊपर की तरह अगर हम बात करें तो ये नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, और जर्मनी से होती हुई फिर ये फ्रांस के बाद फिर स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद ये लास्ट में यहां फॉल कर जाती है। ये लोकेशन आपको दिख रहा है 1, 2 और ये फिर लास्ट में ये नीदरलैंड तक जाती है। तो ये इसकी लोकेशन है कि नॉर्थ यूरोप में ये फॉल करती है और फिर ये नॉर्थ सी में जाकर के ये मिल जाती है। नॉर्थ सी यानी कि नोटरडेम में ये फॉल कर जाती है। ठीक है, क्योंकि नीदरलैंड में ये इसकी लोकेशन है जो कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का हो गया वो फर्स्ट हो गया। यानी कि कंट्री के नाम जो भी आपको गिवन थे कंट्री बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, और बाकी जो इसकी जो लोकेशन के हिसाब से कहाँ ये फॉल करती है तो ये नॉर्थ सी में, जो कि बिल्कुल नॉर्थ, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप में बिल्कुल नॉर्थ लोकेशन जो है बिल्कुल नॉर्थ में, वहां पे नीदरलैंड एक कंट्री है, नीदरलैंड के पास ये फॉल करती है। देखिए ये लोकेशन है इसकी करेक्ट लोकेशन, और ये किस कंट्री से जा रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह कंट्री से ये पास करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज आर नॉट लोकेटेड इन आसाम। इनमें से कौन सा है कि जो आसाम में लोकेटेड नहीं है। इट मींस ये जो 4 नेशनल पार्क गिवन है इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसकी लोकेशन आसाम के अंदर है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी लोकेशन आसाम के अंदर नहीं है। तो 1 बाय 1 पहले हम नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन से आपको गिवन है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो आपको गिवन है वो है ड्रिबू साई
खोआ नेशनल पार्क, ये फर्स्ट नेशनल पार्क आपको गिवन है इसकी लोकेशन के बारे में। सेकंड आपको गिवन है काजीरंगा नेशनल पार्क, थर्ड है नामेरी नेशनल पार्क, और फोर्थ है नामदप्पा नेशनल पार्क, नामदप्पा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी लोकेशन असम के अंदर नहीं है। वर्ड ध्यान रखिएगा, नॉट गिवन है। नॉट का मीन्स समझ रहे हैं आप कि जो असम में जिसकी लोकेशन नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नीचे आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब आपके पास नीचे ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ का मतलब है कि नामेरी और नामदप्पा नेशनल पार्क ये असम में इसकी लोकेशन नहीं है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट एंड थर्ड, इट मींस दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड सेकंड नामेरी नेशनल पार्क, ये दोनों असम के अंदर नहीं है। सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड का मतलब है नामेरी नेशनल पार्क असम के अंदर नहीं है, और लास्ट फोर्थ आपसे बोला जा रहा है नामदप्पा नेशनल पार्क जो कि असम में नहीं है। ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको असम और इसमें जितने भी नेशनल पार्क है इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, आपने स्टडी किया है, तो क्वेश्चन को बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका डी, इट मींस नामदप्पा नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन असम के अंदर नहीं है। अदरवाइज जितनी भी आपको नेशनल पार्क गिवन है इन सब की लोकेशन असम के अंदर है। तो नामदप्पा, अब बात ये रही कि नामदप्पा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, तो ये नेशनल पार्क असम में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हो गई ये बात इसके अंदर जो हमें पॉइंट आउट करनी थी, हमें ये आइडेंटिफाई हमें जो करना था। अब जान लेते हैं इन सब नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिब्रू ये जो फर्स्ट आपसे जो दे रखा है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क, ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क की जो लोकेशन है असम के अंदर एक सिटी है डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ के पास इसकी लोकेशन है। डिब्रू से ही याद रखना है आपको, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और इसकी लोकेशन अगर आपको देखना हो तो इधर ये डिब्रूगढ़, ये असम में बिल्कुल नॉर्थ में, अगर असम में जाते हैं बिल्कुल अपर असम में नॉर्थ में, तो यहां इसकी लोकेशन है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के पास इस डिब्रू-खोआ नेशनल पार्क की। और उसके बाद बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, काफी फेमस है राइनो के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये तेजपुर से थोड़ा इधर अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में असम के अंदर ये नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद बात कर लेते हैं नामेरी नेशनल पार्क। तो नामेरी नेशनल पार्क भी असम में ही है। ये जो आपको ग्रीन सा दिख रहा है, ये देखिए ये पोर्शन जो कि अरुणाचल से थोड़ा सा पहले है। ठीक है, ये भी सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तेजपुर के पास है ये नामेरी नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, उसके बाद नामेरी के बाद कुछ और भी नेशनल पार्क असम के अंदर है, उसकी भी लोकेशन जान लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ओरांग नेशनल पार्क है, जो कि दिरांग डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, वहां ये नेशनल पार्क है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन भी असम के अंदर है, जो कि भूटान के साथ जो बॉर्डर है वो शेयर करता हुआ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुछ ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करें असम के अंदर की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया डी हो गया। डी का मतलब नामदप्पा नेशनल पार्क जो है वो असम में नहीं है, इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि नॉर्थ में है असम के ऊपर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द सोलर पावर्ड फेरी आदित्य। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोलर पावर्ड फेरी आदित्य, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेरी आदित्य के बारे में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है ना कि विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें यह आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन वो तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। ये इंडिया का, हमारी कंट्री का फर्स्ट सोलर पावर फेरी है, द लार्जेस्ट सोलर पावर बोट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द वैकोम एंड थ्रानविक्रमबडू। ये साउथ के नाम है कि केरल के अंदर जो सिटी है उसके बीच में वैकोम और थावन वैकाउडू के बीच में ये वर्किंग कंडीशन में, यानी कि ऑपरेटिंग इसकी कहा है इन दो सिटी के अंदर, इसकी ऑपरेटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। और नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि रिसेंटली इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द गोस्तवा त्रोवा अवार्ड इन द ओनली एंटर्ड फ्रॉम एशिया। एशिया की तरफ से, यानी कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में इसको शॉर्टलिस्टेड किया गया था फेरी आदित्य को एक अवार्ड के लिए, जिस अवार्ड का नाम है गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए इसे सिलेक्ट किया गया था
या उसके लिए इसे नाम दिया गया इसका पूरी और एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ से। तो ये 3 बातें आपको बताई गई है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है कि इंडिया की ये पहली सोलर पावर्ड फेरी है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जा रहा था कि इसकी ऑपरेटिंग कहां से कहां से है, कहां से कहां तक की, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग लोकेशन और नेक्स्ट जो इसका नाम, जो अवार्ड के लिए जो नेम इसका सिलेक्ट हुआ है गुस्ताव ट्रो अवार्ड के लिए, ये सही है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग के बारे में दो सिटी है केरला के अंदर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। और डी ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट, जो तीनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखा है, 3 में से सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो बात बोली गई आपको कि इंडिया की ये पहली सोलर पावर्ड फेरी है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये लार्जेस्ट सोलर पावर फेरी भी है, ठीक है, एक तरह से बोट है, लार्जेस्ट बोट विद सोलर पावर फेरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जैसे डी हो गया, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो इसकी ऑपरेटिंग लोकेशन के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये ऑपरेटिंग कहां से कहां तक है, ये वैक्कोम जो कि केरला के अंदर एक सिटी है, और दूसरी सिटी है तवान कवडावेडू, ये 2 सिटी के बीच में ये इसकी लोकेशन है जहां से ये ऑपरेटिंग होता है, तो वो भी करेक्ट हो गया। और थर्ड जो इस फेरी को शॉर्टलिस्टेड किया गया एक अवार्ड के लिए, पूरी एशिया में ओनली ऐसी फेरी है जिसे नॉमिनेट किया गया, आप ये बोल सकते हैं, जिस अवार्ड का नाम है गुस्ताव ट्रोब अवार्ड के लिए इसे सिलेक्ट भी किया गया है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब है कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है द माइक्रो आरएनए आर शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोनिक एसिड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आरएनए के बारे में डिफाइन किया गया कि जो माइक्रो आरएनए आर द शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोक्सिक एसिड, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ऑनकोमेर्स आर मैनिपुलेटेड माइक्रो आरएनए कंबाइंड विद कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट मेथड। कि भी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑनकोमरीज आर द मैनिपुलेटेड माइक्रो आरएनए है जो कि कंबाइंडली कन्वेंशनल जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, एक मेथड है, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो आपसे ही बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट इन दोनों में से क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट, इट मीन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और इनकरेक्ट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो गलत स्टेटमेंट जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ही गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए। अब डिटेल में जान लेते हैं कि ये माइक्रो आरएनए क्या है। तो माइक्रो आरएनए आर द शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 20 to 24 nucleotides that particles is virtually and biological pathway in the animal। ये आरएनए के बारे में बात की जा रही है आपसे कि माइक्रो आरएनए जो कि शॉर्ट वन जो कि कोडिंग राइबोक्सिक एसिड के बारे में आपसे बात की जा रही है, जो कि 20 से 24 तक न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है। इसके बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ऑनकोमरीज आर द माइक्रो आरएनए एसोसिएटेड विद द कैंसर अफेक्टिंग ग्रोथ थ्रू द
इनहिबिटिंग एंड इनहेंसिंग द फंक्शन ऑफ द सर्टेन प्रोटीन। ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत था, इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। इसलिए वजह से जो गलत स्टेटमेंट है, उस गलत स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम एनएसजी बोलते हैं। एनएसजी के बारे में आपके पास दो स्टेटमेंट है और फिर आपको यह बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कि एनएसजी जो है ये होम अफेयर के अंदर काम करती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट करके बनाई गई है। इट मींस ये कि लॉ पास करके, इसके लिए लॉ के द्वारा एक अमेंडमेंट के द्वारा इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है। और ये एनएसजी जो है होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये आती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है एनबीडीसी, इज मैनेज बाय द एनएसजी, कि एनएसजी के द्वारा हमारी कंट्री में नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर को मैनेज किया जाता है, यानी कि इनके कंट्रोल में ये इंस्टीट्यूशन होता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। पहले ये कि ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में बोला जा रहा है। सेकंड ये बोला जा रहा है कि इसके अंडर एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन दिया गया है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गिवन जो है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में से आइडेंटिफाई करना है आपको सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब डिटेल में बात करते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी मींस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इसके बारे में बोला जा रहा है, ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है हमारी कंट्री के अंदर, जिसे एग्जिस्टेंस में आई थी 1986 में आई थी, जब पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया गया था, जिस एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इसके तहत इसकी फॉर्मेशन की गई थी। और जो ये बात बोली गई है आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, बिल्कुल ये जो नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर है ये मैनेज किया जाता है, या फिर मैनेज का मतलब है ये कंट्रोल में होता है एनएसजी के। और इसकी जो लोकेशन है मानेसर, जो कि हरियाणा में इसकी लोकेशन है, इस एनबीडीसी की, यानी कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर की जो लोकेशन है वो मानेसर हरियाणा के अंदर है। और इसे मैनेज करता है, यानी जिसके कंट्रोल में ये एनएसजी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कंट्रोल में होता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया सी। ठीक, वामधारा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डिस्प्यूट रिवर बिटवीन, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है कि वामधारा एक अभी रिसेंटली न्यूज में काफी आ रहा है, आपको ये बताना है ये जो डिस्प्यूट है नदियों के बीच में, तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है आपको ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा पूछा गया कि वामधारा जो टर्म यूज किया जा रहा है, ये टर्म वामधारा, इसके बारे में आपको बताना है कि भी ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, फिर जैसे आपसे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये डिस्प्यूट है रिवर से रिगार्डिंग में, तो अब ये बताना है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से रिलेटेड है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये कर्नाटका और केरला के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ये। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है पानी को लेकर के, रिवर को लेकर के, ये बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वामधारा जो टर्म न्यूज में चल रहा है इसकी वजह क्या है। आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है अगर ये नदी से रिलेटेड है तो। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला गया स्टेट कौन सा आपने ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया। ए का मतलब हो गया कि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में पानी को लेकर के, रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये वामधारा टर्म है क्या। तो वामधारा जो रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी कंट्री का मैप है मान लीजिए।
ठीक है, कुछ इस तरह से कंट्री का मैप है। तो जैसे नीचे अगर आप पे आते हैं तो ये उड़ीसा यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश यहाँ पे। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है मान लीजिए, और ये आपके पास आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रिवर है यहां से फॉलो के इधर इस तरह जाती है, ठीक है, यानी कि ये रिवर कहां से जाती है, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर के, और फिर उसके बाद ये उड़ीसा से स्टार्ट होकर के आंध्र प्रदेश में जाती है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब ये कि ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ये जो वे ऑफ बंगाल है इसके अंदर जाकर ये गिर जाती है, इसके अंदर ये फॉल करती है। इसका जो इनिशियल पॉइंट है इस रिवर का, इनिशियल पॉइंट है ये उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा की कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होकर के और फिर उसके बाद फाइनली ये जाकर के आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम जगह से, ये आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम जगह से ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कि भाई ये उड़ीसा के साउथ में और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में इसकी एग्जिस्टेंस है, और उसके बाद ये ईस्ट फ्लोइंग नेचर है इसका, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती है और लास्ट में जाके वे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस रिवर के बारे में कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आंध्र प्रदेश में जाके गिरती है, स्टार्ट होती है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में चल रहा है, पानी को लेकर के विवाद है जिसका नाम है वामधारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो गया वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हींग के बारे में। ठीक है, हींग जो मसाले हम लोग स्पाइसेस जो यूज करते हैं अपने खाने वगैरह में, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है। काफी बर्निंग इशू हो गया इस टाइम ये, क्यों, अब ये देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कि क्वेश्चन क्या है आपके बारे में। तो क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द हींग प्रोडक्शन, हींग का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। विद रेफरेंस टू द हींग प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है आपके लिए, सेकंड ये है। ठीक है, और दोनों हींग के बारे में बोला जा रहा है। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके लिए, हींग इज ग्रोन ऑन स्लोपी लैंड, ऑन ऑफ हॉट डेजर्ट रीजन, यानी कि ये स्लोपी लैंड होना चाहिए और हॉट डेजर्ट एरिया जो है वहां पे हींग का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर यानी हमारी कंट्री के अंदर हींग का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, एंड बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम केनिया एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि हमारी कंट्री में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता और हम लोग क्या करते हैं, केनिया और साउथ अफ्रीका, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री से हम इसे क्या करते हैं, ये साउथ अफ्रीका नीचे यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नीचे है और केनिया थोड़ा सा ऊपर है इससे यहाँ पर, और हमारी कंट्री कुछ यहाँ पर है। ठीक है, हमारी कंट्री की लोकेशन यहाँ पर है, तो यानी कि हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कुछ सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो इसके प्रोडक्शन के बारे में जो बोला जा रहा है कि ये स्लोपी लैंड और डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, ये स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि ये जो हम केनिया से और साउथ अफ्रीका से जो इसे मंगवाते हैं, ये केनिया की लोकेशन समझ सकते हैं आप, और ये साउथ अफ्रीका की लोकेशन समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और केनिया से हम इसका इंपोर्ट कराते हैं इसे, यानी कि हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग इसे बाहर से मंगवाते हैं। ये ऑप्शन जो है बी में बोला जा रहा है ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास, डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका मतलब। तो अब आप बताइए कि क्वेश्चन सही क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में सही क्या है और गलत क्या है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। अब गलत क्यों होंगे वो समझ लेते हैं। जो फर्स्ट में ये बोला गया था ना कि भी ये हॉट डेजर्ट एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, ये गलत हो गया। ये हॉट डेजर्ट एरिया में नहीं होता, ये कोल्ड डेजर्ट एरिया जो है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। स्लोपी लैंड तो होता ही है, लेकिन प्रोडक्शन जो इसका कहां होता है, कोल्ड डेजर्ट एरिया में। तो हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं भी होता है। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। कहां से हम मंगवाते हैं, हम लोग इसे साउथ अफ्रीका या केनिया से नहीं मंगवाते, बल्कि इसे हम मंगवाते हैं अफगानिस्तान से, ईरान से और उज्बेकिस्तान से। यानी कि ये 3 मेजर कंट्री है जहां से हम लोग हींग को इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग इसे अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, ईरान से मंगवाते हैं और उज्बेकिस्तान से मंगवाते हैं हम। ठीक है, ये 3 कंट्री है। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये जेएनके वाला जो पोर्शन है ऊपर का, जेएनके वाला पोर्शन, तो उसके ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान
और अफगानिस्तान के बाद ईरान आता। इसमें शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं छोटा मैप बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका JNK वाला रीजन है, ठीक है, कुछ ये समझ लीजिए JNK वाला पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद आपका ईरान आता, तो ईरान वाला, ठीक है, अफगानिस्तान वाला, और अफगानिस्तान के बाद ईरान वाला, और ऊपर उज्बेकिस्तान है, तो ये ऊपर का जो रीजन है, यानी कि ऊपर के जो 3 रीजन है हमारी कंट्री के, वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ईरान, अफगानिस्तान, और ऊपर नॉर्थ में उज्बेकिस्तान। तो ये 3 कंट्री है जहां से हम लोग हीन को इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर। ये बात हो गई पहली। तो दूसरी बात ये जो बोला जा रहा है कि हॉट डेजर्ट एरिया में नहीं होकर के, बल्कि इसका प्रोडक्शन कोल्ड डेजर्ट एरिया में प्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक बात और, इसका जो प्लांटेशन होता है, ये एक बार अगर आप इसके रूट को लगा देते हैं, इसकी जड़ को लगा देते हैं, बीज को, सीड को अगर लगा देते हैं, ये तुरंत ग्रो नहीं करता, एटलीस्ट 5 ईयर लेता है इसके अंदर हींग को आने में। यानी कि ये ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप एक बार लगाते हैं तो 5 साल के बाद आपको हींग का प्रोडक्शन मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में गलत इसलिए क्योंकि ये हॉट डेजर्ट में ना होकर के ये क्या कोल्ड डेजर्ट में होता है, और सेकंड में जो केनिया और अफगानिस्तान बोला गया, दोनों ही गलत है। इसकी जगह अफगानिस्तान होना चाहिए था, ईरान होना चाहिए था, उज्बेकिस्तान होना चाहिए। ये 3 कंट्री जो कि हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एरिया में है हमारी कंट्री के, वहां पे इनकी लोकेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के बारे में, जो स्कीम रिसेंटली न्यूज में था, काफी एक डिस्प्यूट भी खड़ा हो गया था रियो, मतलब कुछ टाइम पहले न्यूज, अगर आप न्यूज़पेपर को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले जियो इंस्टीट्यूट के बारे में एक कंट्रोवर्सी भी हमारी कंट्री में क्रिएट हो गई थी कि जो इंस्टीट्यूशन अभी बनी ही नहीं है उसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो, इसके रिगार्डिंग में मतलब एक इश्यू भी क्रिएट हो गया था हमारी कंट्री में। चलिए वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम जो है, जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके बारे में आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने भी बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी इन दोनों में से, वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, इट इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस अमंग्स द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर से 20 इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है और उसे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के रूप में उसे स्टैब्लिश करना। ये मेन टारगेट है स्कीम का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, ऑल द इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड अंडर द स्कीम आर प्रोवाइडेड ग्रांट ऑफ 1000 करोड़, यानी कि इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट होंगे हमारी कंट्री के अंदर, उस इंस्टीट्यूट को 1000 रुपीज ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब है कि उसे वो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए और भी जो भी रिक्रिएशनल वर्क है उसके लिए वो अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब 2 स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ये बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या है गलत क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों, अब इसको समझ लेते हैं। यानी कि जो हमारी कंट्री में ये जो स्कीम लेके आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के बारे में जो स्कीम जो लेके आ गई है, तो पहले तो मैं ये बता दूं इसके अंदर ना 20 इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन ये 20 की 20 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे। 10 तो 10 इसमें से, यानी 10 तो पब्लिक सेक्टर के होंगे और 10 जो होंगे प्राइवेट सेक्टर के होंगे, ठीक है। पहली तो ये, यानी कि ये यहां पे एक मिस्टेक होगी कि 20 के 20 गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं होंगे। 20 में से 10 पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की बोल सकते हो और 10 प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि 2 तरह से डिवाइड किया गया। 20 में से 10 गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर और 20 प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसमें फंड ग्रांट दिया जाएगा, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया द पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस टैग will receive a government grant of rupees 1000 crore while the private institution will not get any fund,
यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो 20 जो 20 मैंने बताया, तो पब्लिक सेक्टर वाले को तो भाई जो पब्लिक सेक्टर वाले यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर, यानी जो गवर्नमेंट के अंदर में इंस्टीट्यूशन आते हैं उसको तो भाई 1000 करोड़ रुपए ग्रांट मिलेगा, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए ग्रांट मिलेगा, ठीक है। और लेकिन जो बाकी जो 10 बच गए, 10 का मतलब है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जो प्राइवेट सेक्टर में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर में उसको ग्रांट मिलेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर में उसे कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई इसके अंदर। फर्स्ट भी गलत हो गई, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 की 20 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसमें 10 गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के हैं और 10 प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। और फंड जो ग्रांट जो दिया जाएगा, ग्रांट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वालों को कोई फंड नहीं दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया इस हिसाब से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमी का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्लियर करते हैं पढ़ करके इसे। विद रेफरेंस टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जिसे शॉर्ट में बोला जाता है जीवीए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, इन दोनों स्टेटमेंट से हमें करेक्ट चीज क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। इट इज द सम ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, ये बताया जा रहा है कि कंट्री का जो जीडीपी है उसका सम है, यानी इसका टोटल है, और नेट सब्सिडी एंड टैक्सेस को मिलाते हुए, कि यानी कि जो सब्सिडी और टैक्स को अगर हम इसका जो नेट वैल्यू जो आती है इस पे अगर हम बोले तो ये कंट्री का जीडीपी है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इंडिया कैलकुलेटेड जीवीए, जीवीए का मतलब है यहाँ पे ग्रोस वैल्यू एडेड एट प्रोडक्शन एट बेसिक प्राइस, यानी कि हम लोग बेसिक प्राइस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है हमारी कंट्री के बारे में। अब आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है, दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, जो भी है आपके हिसाब से उसको अटेम्प्ट करिए। तो ऑप्शन में आपसे जो दिया गया उसमें बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों करेक्ट है। और लास्ट में आपके पास जो स्टेटमेंट डी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो अब आप बताइए सही क्या है गलत क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका दोनों स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये जीवीए यानी कि नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में जो प्रोडक्शन मेथड होता है, तो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। पहले ही समझ लेते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मींस होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री में जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का मेरा मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है अगर हम उसे टोटल कर दें, सबका टोटल कर दें, तो वो हमारे लिए जीडीपी हो जाती है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। हाँ, अगर इसमें हम लोग जीडीपी में अगर हम लोग सब्सिडी को प्लस कर दें, सब्सिडी यानी गवर्नमेंट मतलब मोटिवेट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, तो जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसको प्लस कर देते हैं, और इसमें से जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, जो भी टैक्स पेड किया है उस टैक्स को माइनस कर दें, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जितनी भी जीडीपी है हमारी, जीडीपी के अंदर हम क्या करेंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, और सब्सिडी को ऐड करने के बाद टैक्स को माइनस कर देंगे। और जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर दी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई हमारी कंट्री के अंदर जितना भी डोमेस्टिक एरिया के अंदर, यानी कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस जो भी एक साल के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सम टोटल आप जीडीपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि भी जीवीए के बारे में, तो जीवीए जो है इसे फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इसके कैलकुलेशन के दो तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट जिसे एफसी बोला जाता है, एक होता है मार्केट प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है जब गुड्स एंड सर्विस को आप प्रोडक्शन किया जाता है तो मार्केट वैल्यूज, मार्केट में जाने से पहले तो जितना भी फैक्टर लगाया गया है, फैक्टर का मतलब है जो भी चीज आपने लगाया है इसे प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पे कितना कॉस्ट आ रहा है उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है, यानी कि फैक्ट्री रेट आप एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि भाई आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब उसके बाद जब आप बेचने जाते हो, यानी कि वैल्यू एडेड आपने कर दिया, अब इसको जो बेचने जाते हैं यानी शॉप पे गया तो अब उसका कितना प्राइस हो जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप दोनों चीज क्लियर हो गया होगा आपका कि भाई फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, आई होप दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इट मींस जो ऑप्शन सी हो गया हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो बात की जा रही है पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें आर्टिकल 262 के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि करके स्टेटमेंट है, इस यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और ये थर्ड ये, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। और नीचे आपसे बोला गया कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन का निचोड़ समझ में आ गया होगा, 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 262 of the constitution empower the parliament to make law for the adjustification of interstate water dispute। यानी कहने का मतलब ये कि जो आर्टिकल 262 है, ये पार्लियामेंट को पावर करता है कि वो दो स्टेट के अंदर जो इंटर स्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट चलता है वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड, तो उसको ठीक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, यानी कि उसको एक स्पेशल पावर देता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो लॉ वगैरह बना सके इसके रिगार्डिंग में। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल सेट अप द अंडर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। यानी कि जो इसके पार्लियामेंट के द्वारा जो एक लॉ पास करके जो एक्ट बनाया गया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया गया है, जिसके अंदर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। तो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के अंदर भी, दोनों कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर सकते हो, जो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं ये, कि जो भी डिसीजन आएगा उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द फर्स्ट ट्रिब्यूनल अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। यानी कि ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में जो फर्स्ट टाइम जो ट्रिब्यूनल जो सेट किया गया था, ये सेट किया गया था किसके ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर। यानी कि जो कृष्णा रिवर है, साउथ में जो कृष्णा रिवर है, इसके ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले ट्रिब्यूनल जो बिठाया गया था इस रिवर को के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इस हिसाब से आप अपने करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये बताइए। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्या गलत है उसके अंदर ये समझ लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था ना कि ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आएगा उसे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, कि हाई कोर्ट में जाकर के या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है, कोई पावर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि ट्रिब्यूनल ने एक बार जो भी डिसीजन दे दिया ना, वो बाउंड हो जाता है, वो डिसीजन उसको मानना पड़ता है दोनों पार्टीज के लिए। यानी कि जो भी पार्टी चैलेंज करती है ट्रिब्यूनल के अंदर, वाटर ट्रिब्यूनल के अंदर, यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, उसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग हो जाता है दोनों पार्टी के लिए मानने के लिए। ना ही इसको आप हाई कोर्ट के अंदर ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके बोला गया कि आर्टिकल 262 बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर करेक्ट है ये कि इसके अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो इंटरस्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड लॉ फ्रेम कर सकती है। और नेक्स्ट जो आपको थर्ड स्टेटमेंट में जो बोला गया कि फर्स्ट टाइम जो ये ट्रिब्यूनल सेट किया गया था वो कृष्णा रिवर के ऊपर सेट किया गया था। ठीक है, और ये 1969 में ऐसा हुआ था, यानी कि जो आपका आंसर हो गया, आंसर सी हो गया। क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इनर लाइन परमिट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, इनर लाइन परमिट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहां आपको 3 स्टेटमेंट दे दी गई है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट इन तीनों में से क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है करंटली इट इज अप्लीकेबल इन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय। मतलब ये हमारी कंट्री में ये स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, जहां करंटली ये इनर लाइन परमिट लागू है। ठीक है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट में CAA बोला जा रहा है, 2019 में जो ये एक्ट आया था, ठीक है, इज नॉट अप्लीकेबल टू इनर लाइन परमिट एरिया। यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली आया है, जिसे अमेंड किया गया है, ये इनर लाइन परमिट वाले स्टेट में अप्लीकेबल नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इनर लाइन आर डिक्लेयर अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। यानी कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश थे तो उस टाइम एक एक्ट लेके आया गया था जिसका नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, जो शॉर्ट में BEFR 1873 का ये एक्ट है, जिसके तहत इसे इनर लाइन परमिट को जो प्रोविजंस रखे गए थे हमारी कंट्री के अंदर। अब आपसे करेक्ट स्टेटमेंट की डिमांड की जा रही है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। अगर आपने अटेम्प्ट किया है बी ऑप्शन, इट मींस आप करेक्ट है। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई इनर लाइन परमिट है क्या एक्चुअल में। तो इनर लाइन परमिट होता क्या है कि कुछ स्टेट अपने ट्राइबल पॉपुलेशन को सेव करने के लिए बाहर के स्टेट से, यानी कि दूसरे स्टेट से किसी को अंदर नहीं आने देती है, बल्कि लिमिटेड लोगों को ही अंदर आने के लिए परमिशन देती है। तो वो जो परमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे बोला जाता है इनर लाइन परमिट। ठीक है। और ये जो हमारी कंट्री में फिलहाल एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, ठीक है, और मिजोरम में। ये कुछ स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, जहां पे ये परमिट एप्लीकेबल है, यानी कि लागू है। और जब इसमें जो बोला गया था आपके पास मेघालय में ऐसा परमिट लागू नहीं है। हाँ, वहां की गवर्नमेंट ये इश्यू रेज कर रही है कि भी हम भी अब मेघालय के अंदर किसी को एंटर करने से पहले परमिशन की कंडीशन रखेंगे। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया हमारे लिए, सिर्फ मेघालय की वजह से। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, जो बाद में आपसे बोला गया था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी 2019 में आया है, जिसे CAA बोला जा रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि ये जो इनर लाइन परमिट है ये अप्लीकेबल नहीं है उन स्टेट में जहां पे ये इनर लाइन परमिट एग्जिस्ट है। यानी कि इस एक्ट का सेक्शन 6B का जो 4th क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है कि इस एरिया में, यानी कि उन स्टेट में जहां पे इनर लाइन परमिट है, वहां ये अभी इसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि ब्रिटिश टाइम पर, यानी कि 1873 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत ये इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आया था। यानी कि ये ब्रिटिश के टाइम पे ये इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट था, और तब से अभी तक ये फॉलो हो रहा है। तो स्टेट कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, एक मणिपुर है फर्स्ट, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नागालैंड एंड फोर्थ मिजोरम। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो एक मेघालय को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, असम को छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में से असम को छोड़ के, त्रिपुरा को छोड़ के और मेघालय को छोड़ के, इन 3 स्टेट को छोड़कर बाकी 4 स्टेट जो है वह इनर लाइन परमिट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो गया बी, हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो दिया गया वो डिफेंस एक्सरसाइज दे रखा है, और उसके बाद कंट्रीज के नेम गिवन है, और आपको ये बताना है कि विच ऑफ द पेयर मेंशन अबव आर नॉट करेक्ट। यानी कि जो गलत पेयर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आपके पास कंट्री का नेम गिवन है और एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज का नाम भी गिवन है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत है। जैसे फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट में ऐसा बोला जा रहा है इप्सामार एक्सरसाइज, और ये किसके बीच में बोला जा रहा है, ये इंडिया एंड ओमान के बीच में। फिर मालाबार, मालाबार के बारे में बताया जा रहा है, ये इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है। और फोर्थ आपको जो मैचिंग जो दे रखी है आपके पास, वो कोंकण के बारे में बोला जा रहा है, और ये कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। तो ये 4 पेयर है आपके पास, डिफरेंट कंट्री,
और उनके साथ जो इंडिया के डिफेंस एक्सरसाइज है उसके बारे में। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि इप्सामार और मालाबार एक्सरसाइज गलत मैच है। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, इट मींस मालाबार और इंदिरा एक्सरसाइज है, इसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट गिवन है जो मैचिंग दे रखी है आपको। सी ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में और फोर्थ में कोंकण एक्सरसाइज के बारे में जो मैचिंग दे रखा है वो गलत है। और डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, इट मींस इप्सामार और कोंकण एक्सरसाइज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो गलत है। तो गलत इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या है, यानी कि नॉट करेक्ट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका डी। डी का मतलब है जो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये गलत हो गई। फर्स्ट का मतलब इप्सामार एक्सरसाइज जो है वो गलत दे रखा है आपको, और इसके अलावा जो कोंकण एक्सरसाइज दे रखा है ये भी गलत दे रखा है। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको जो इप्सामार के बारे में बोला गया है कि इंदिरा ओमान के बीच में, नहीं भाई ये गलत हो गया थोड़ा। और करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इप्सामार एक्सरसाइज, ठीक है। और जो कोंकण एक्सरसाइज के बारे में बोला गया कि जैसे आपके अंदर पास जो फोर्थ मैचिंग जो दे रखा है कि कोंकण एक्सरसाइज के बारे में इंडिया एंड फ्रांस, नहीं ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज नहीं होती बल्कि इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इस हिसाब से डी हो जाएगा। डी का मतलब है कि फर्स्ट गलत है और फोर्थ गलत है, और गलत ही बताना था हमें, इस वजह से डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकेंड एंड थर्ड सही था। तो सेकेंड एंड थर्ड को भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि मालाबार के बारे में जो बोला जा रहा है इंडिया, जापान और यूएसए, ये बिल्कुल ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में बोला जा रहा है इंडिया एंड रशिया, ये दोनों स्टेटमेंट गलत करेक्ट है। और आपसे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला गया वो इप्सामार है और कोंकण है। कोंकण इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में, और इप्सामार इंडिया, साउथ अफ्रीका और एक कंट्री और है। कौन सी कंट्री है वो? तो वो कंट्री है आपकी ब्राजील, ठीक है। इनके बीच में एक्सरसाइज होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द आइस शेल्व्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइस शेल्व्स जो होता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं जो जहां पे बर्फ वगैरह जहां ज्यादा होता है, ग्लेशियर वाला जो एरिया होता है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइस शेल्व्स के बारे में ये स्टेटमेंट है, इनको आइडेंटिफाई करिए। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट क्या है, यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अ फ्लोटिंग सीट। कई बार आपने सुना होगा कि जो इधर इस तरह के जो एरिया होते हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह जाती होती है, तो वहां पता नहीं चल पाता कि पानी कहाँ पे है, बर्फ कहाँ पे है। तो इस तरह से काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस एरिया में। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो फ्लोटिंग शीट ऑफ आइस आर कॉल्ड आइस सेल, यानी कि फ्लोटिंग शीट कोई शीट है जो फ्लोट करती है, यानी कि जो तैरती है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसे हम आइस सेल को बोलते हैं। इट कनेक्ट ग्लेशियर टू द लैंडमार्क्स, यानी कि ग्लेशियर को जो लैंड मासेस से जो कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं आइस सेल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द आइस सीट मास बैलेंस, आइस सीट जो मास बैलेंस, सी स्ट्रेटिफिकेशन एंड बॉटम वाटर, ये जो चीजें हैं ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ग्लेशियर। ये ग्लेशियर को बैलेंस करने के लिए कुछ फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या है? मास बैलेंस, स्ट्रेटिफिकेशन एंड बॉटम वाटर। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्लेशियर के फॉर्मेशन के लिए बेसिक चीजें हैं, उसके पैरामीटर के अंदर आती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर से गलत स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। और डी में बोला जा रहा है कि भी दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, इट मींस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, गलत कोई सा भी नहीं है, इट मींस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो जो आई सेल्फ के बारे में जो आपको बताया गया था स्टेटमेंट 1 के अंदर, बिल्कुल सही बात बोली गई थी। आई स्टेटमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्लोटिंग शीट है, जो कि जो बर्फीले एरिया होता है ना, जैसे नीदरलैंड वगैरह, या फिर ऊपर के जो जैसे ग्रीनलैंड का जो एरिया है, या फिर नॉर्वे कंट्री है, रशिया का जो अपर पोर्शन है, ये जो एरिया है जहां पे क्या है कि बर्फ वगैरह ज्यादा जमती है, तो वहां के बारे में आप बोल सकते हैं कि भी ये फ्लोटिंग शीट होती है आइस सेल्फ, ठीक है। और ये क्या करती है, मेंटेन करती है ग्लेशियर
ग्लेशियर की स्टेबिलिटी को, इसका मेन काम ये होता है। अच्छा, अब इसके बारे में जो बोला गया, इसके जो पैरामीटर है इसके फॉर्मेशन के, जो 3 मेन पैरामीटर के बारे में बोला गया था वो बिल्कुल सही है, यानी कि मास बैलेंस, सी स्ट्रैटिफिकेशन और बॉटम वाटर, ये 3 मेजर फैक्टर है जो किसी भी ग्लेशियर के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, इसलिए हमारा आंसर डी हो गया, यानी कि नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि ना फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड गलत है, या 2 और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वदेश अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो उसके रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये एक डाटाबेस है, कि स्वदेश क्या है, एक डाटाबेस है फॉर क्वालिफाइड सिटीजन बेस्ड ऑन देयर स्किल टेस्ट। एक स्किल टेस्ट कंडक्ट किया गया है क्वालिफाइड सिटीजन का हमारी कंट्री में, और उसके अकॉर्डिंग एक डाटाबेस प्रिपेयर किया गया जिसका नाम स्वदेश रखा गया है। नेक्स्ट बी में बोला जा रहा है कि क्रिएशन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर स्टेट, यानी बॉर्डर स्टेट यानी कि जो वो स्टेट जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर काउंट होता है, यानी कि वो स्टेट जो कि किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, एक बॉर्डर क्रिएट किया जा रहा है, वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो उसका नाम स्वदेश रखा गया है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि जीपीएस बेस्ड कार्ड है जो कि फिशरमैन इन द कोस्टल एरिया या कोस्टल स्टेट जो भी हमारी कंट्री के अंदर यानी साउथ के जो स्टेट है वहां पर फिशरमैन को एक कार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है स्वदेश, जो कि जीपीएस बेस्ड एक कार्ड है। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है कि सबमिशन अंडर द मेक इन इंडिया के तहत एक सबमिशन है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री से जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए जो सबमिट किए जाते हैं, उस सबमिट को का जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है स्वदेश। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपने आंसर बताइए सही आंसर इसका क्या है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि स्वदेश की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्किल वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्ल्ड में कोविड-19 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस एक मिशन स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में। वंदे भारत मिशन क्या है कि बाहर जो दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री के जितने भी एनआरआईज हैं, ठीक है, उनको अपनी कंट्री में बुलाया जा रहा है, या यूं कहें कि जो माइग्रेंट वर्कर है जो हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए काम के लिए, अपने काम वगैरह के लिए, तो वहां कोविड-19 की वजह से जो उनका काम ठप पड़ गया है, अब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, तो जब वो हमारी कंट्री में वापस रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है कि वो कितने स्किलफुल है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो इस एम्प्लॉयमेंट का एक सपोर्ट से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है, और इस स्कीम का नाम क्या है, स्वदेश है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि जितने भी क्वालिफाइड सिटीजन हमारी कंट्री के जो बाहर गए थे अब वो वापस आ गए हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ताकि एक डाटाबेस प्रिपेयर किया जा सके इनको एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया फर्स्ट, यानी कि ये क्या है, एक डाटाबेस है फॉर क्वालिफाइड सिटीजन बेस्ड ऑन देयर स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के हिसाब से जो भी उनका रैंकिंग बन रही है या जो भी जिस कैटेगरी में उन्हें डाला जा सकता है उसके रिगार्डिंग एक स्किल टेस्ट का एक डाटाबेस है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटिंग काउंसिल, कि हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है, यानी कि आप लोगों ने एक टर्म भी काफी न्यूज में सुना होगा, मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा से रिलेटेड शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको गेस करना है कि सही है गलत है, कि भी उससे रिलेटेड जो गारंटी दी जाती है, हाँ, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है इसके बारे में बताइए सही बात क्या है। जैसे नीचे जो पूछा जा रहा है ना आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। देखिए ये जो बोला जा रहा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा के तहत इस काउंसिल की फॉर्मेशन की गई थी, इसे बनाया गया था या बोले तो गठन किया गया था। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है इट इज चेयर बाय द नीति आयोग चेयरमैन,
कि नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो इसके हेड होंगे, किसके, इस काउंसिल के, जिसका नाम है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज काउंसिल, यानी कि जो शॉर्ट में बोल सकते हो CEGC। CEGC के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, नीति आयोग के, यानी कि हमारी कंट्री में जो नीति आयोग है, नीति आयोग के जो भी चेयरमैन होंगे वो इसके भी चेयरमैन या फिर इसके हेड होंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि भी ओनली वन स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि जो ये वाला स्टेटमेंट है नीति आयोग वाला, ये करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट में डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, यानी कि ये दो स्टेटमेंट जो दे रखा है फर्स्ट सेकंड, इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो आपके हिसाब से करेक्ट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ वो करेक्ट है। इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो ये काउंसिल है ये किसके अंदर, ये जो हमारी कंट्री में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके तहत इस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया था, यानी इसका गठन किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। और सेकंड जो बोला गया था कि नीति आयोग इसका हेड होगा, नीति आयोग का जो चेयरमैन उसका हेड होगा, ये गलत हो गया। ये नीति आयोग का हेड ना होकर के बल्कि जो मिनिस्टर जो होगा हमारी कंट्री के अंदर रूरल डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर है वो इसका होगा, इसका हेड होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इस काउंसिल का हेड होगा। ठीक है, यानी कि ये इसका चेयरमैन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। सेकंड क्योंकि गलत हो गया, फर्स्ट सही है, इस हिसाब से बोल सकते हो कि ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडिया रैंकिंग 2020 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम शॉर्ट में हम बोल देते हैं NIFR, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यानी कि इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट आप इसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट सेकंड आप इसे बोल सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिया रैंकिंग 2000 के बारे में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा हो रही है, इसके रिगार्डिंग में आपको बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया रैंकिंग 2020 अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसे लॉन्च की है अभी रिसेंट में। आपसे ये बोला जा रहा है 2020 की रैंकिंग को। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है NIFR का जो एम है, NIFR एम टू encourage institute to compete against each other with simultaneously work towards their growth, यानी कि अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे के साथ एक प्रतिस्पर्धा रखते हुए काम करे ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। ये मेन मोटिव या बोल सकते मेन एम है इस रैंकिंग का, NIFR का। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और बी में ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट यानी फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है यानी गलत है। नाइदर वन नॉर टू का मतलब है ना फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अब आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलती क्या होगी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती ये होगी जो आपको नीति आयोग दिया गया था वो गलत है। अरे भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, तो हमारी कंट्री में ये जो डिपार्टमेंट है, ये हमारी डिपार्टमेंट जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ऑब्वियस है जब इसके अंडर में आएगा तो रैंकिंग का भी काम कौन करेगी, ये मिनिस्ट्री ही करेगी, यानी कि MHRD करेगी। ठीक है, नीति आयोग तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये गलती हो गई, यानी कि ये किसके अंदर आता है, ये MHRD के अंदर आता है। तो ये मिस्टेक थी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपको जो बोला गया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है,
इसमें जो आपसे बोला गया कि भी इसका एम है कि सारे इंस्टीट्यूट का, सारे इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करना, ताकि वो इस रैंकिंग के को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस का उनके अंदर एक तरह से कह सकते हो आप प्रतियोगिता उनके बीच में हो जाएगी कि अच्छा करना है, और इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, ये इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बी क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। नीति आयोग ना होकर के यहाँ पे एमएचआरडी होना चाहिए। ठीक है, और इसी बीच में एक और जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री में एमएचआरडी ने, वो क्या, स्टडी इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आई, ये प्रोग्राम लेके आई है, जिसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट जो बाहर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं स्टडी वगैरह करने के लिए, तो उनको अपने स्टडी अपने कंट्री के अंदर ही पढ़ें, और बाहर के जो स्टूडेंट है यानी फॉरेनर को हमारी कंट्री में बुलाया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। मेन इसका टारगेट ये भी है। ठीक है, यानी कि अपनी यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्वालिटी को एनहांस किया जा सके, ताकि बाहर से यानी कि दूसरे कंट्री से स्टूडेंट पढ़ने के लिए हमारी कंट्री में आए। तो ये एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये लोनार लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द लोनार लेक। अब ये लोनार लेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है कुछ ये है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को देखना है आपको और फिर बताना है कि भाई करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग दीज कोड्स। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लोकेटेड इन द हिमालय, यानी लोनार लेक कहां पे, हिमालय में, यानी कि हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये जो मतलब लोनार लेक के बारे में बोला जा रहा है आपसे कि इट इज एनिलियन लेक इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की अगर नेचर बात करें तो लोनार लेक को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं आप, एलिनियर लेक की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज नोटिफाइड, इसको जो इस लेक को नोटिफाइड किया गया इस तरह से नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में, हमारी कंट्री में से नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में इसे नोटिफाई किया गया हमारी कंट्री के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अब आप ये बताइए। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, तीन स्टेटमेंट बता दिए। अब ये बताइए इन सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते कौन से कोड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि जो ये बोला गया था इसे नोटिफाई किया गया नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में, बस ये बात सही है, बाकी ये दोनों गलत है। यानी कि इसे ओरिजिन के बारे में भी गलत बताया गया है आपको और लोकेशन के बारे में भी गलत बताया गया है। तो सही क्या है अब वो समझ लेते हैं। तो जैसे अब ये बोला गया था हिमालय में इसकी लोकेशन है, नहीं, इसकी लोकेशन हिमालय में ना होकर के इसकी लोकेशन है हमारे कंट्री के वेस्ट साइड में। वेस्ट का मतलब है कि ये सेंटर वेस्ट की बात करें, ये महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अंदर बुदलाना डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हुए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, लोकेशन समझ में आ गई, इसकी बुदलाना यानी डिस्ट्रिक्ट यानी कि महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। ठीक है, यानी कि गुजरात, अगर आप ये बनाते हैं गुजरात के नीचे जो महाराष्ट्र आता है यहाँ इसकी लोकेशन है। ठीक है, इधर गुजरात समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और जाएंगे तो ये राजस्थान है, फिर थोड़ा आप समझ सकते हैं ऊपर जाकर के, यानी कि जो महाराष्ट्र की जो लोकेशन है वहां उसके अंदर जो बुलदाना डिस्ट्रिक्ट है वहां इसकी लोकेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर जो इसकी ओरिजिन की बात की गई तो ओरिजिन के हिसाब से बता दो, जिसमें बोला गया कि इस तरीके को, यानी कि एरिड इन्वायरमेंट वेयर, ये जो इसका जो फॉर्मेशन होता है इस लेक का वो कैसा होता है, वो बोला है विंड ब्लो के द्वारा, यानी कि हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी विट्टी इकट्ठा हो जाती है, उड़ के चली जाती है, तो नीचे पानी का जो लेवल होता है वो रेज होता है, यानी कि एक तरह से नेचुरल बेसिन जो बनता है उससे इस तरह की लेक का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये कह सकते हैं एक नेचुरल लेक बेसिन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई
ये जो लेक है इसके बारे में जो बोला गया कि ये इसको नोटिफाई किया गया था किसके द्वारा, कि इसे नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के द्वारा इसे नोटिफाइड किया गया था। और ये काम कौन करती है हमारी कंट्री के अंदर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए इसके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन गौर के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू द इंडियन गौर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको आंसर करना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि गलत पूछा है सही पूछा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा कि करेक्ट है, यानी इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एंडेमिक स्पीसीज, ये इंडियन गौर के बारे में बोला जा रहा है कि एंडेमिक स्पीसीज है बिलोंगिंग्स टू द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इंडियन गौर की अगर बात करें तो ये कहां से बिलोंग करती है, ये हमारी कंट्री में नीलगिरी ये जो बायो रिजर्व है वहां से इसको बिलोंग करती है, यानी कि वहां पर है ये। अच्छा, दूसरी बात आपसे बोली जा रही है दूसरे स्टेटमेंट के अंदर, बीइंग इंडेंजर स्पीसीज, यानी कि इसको किस कैटेगरी के अंदर डाला गया, इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में डाला गया अंडर IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। IUCN के अंदर जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसको, इस स्पीसीज को इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है। और ठीक है, और बोला जा रहा है इंडियन गौर प्लेस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ठीक है, दो बातें हैं इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर, IUCN के रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है, नंबर 1। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट समझ सकते हैं आप इसको। और सेकंड बात ये बोली गई इसी के अंदर कि इसी इंडियन गौर को हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल बनाए गए, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसे लाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट के अंदर दो सब स्टेटमेंट्स हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए बताइए क्वेश्चन करेक्ट क्या है, ऑप्शन करेक्ट क्या है इसका। ऑप्शन ए 1 ओनली, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले तो इसकी लोकेशन समझ लेते हैं कि जो इसमें बोला गया था ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां इसकी लोकेशन है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो भाई इसकी जो लोकेशन है, अगर जैसे ये मैप देख पा रहे हैं तो मैप के अकॉर्डिंग, जैसे आप मैप से आपको मैं समझाता हूं कि हमारी कंट्री का जो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर इसकी लोकेशन आती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कुछ महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका के नीचे आप बोल सकते हो केरला, ये 3 स्टेट आ गए वहां, यहाँ इसकी लोकेशन। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो तमिलनाडु के अंदर भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा इधर चलते हैं तो यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन हो गई। तेलंगाना भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो। अच्छा, मेन जो इसका जो एरिया है जहां पे इसकी लोकेशन है इंडियन गौर की, जो आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो नेपाल का कुछ रीजन, और हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न असम। ठीक है, और इधर फिर थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का काफी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, थोड़ा बहुत त्रिपुरा, ये जो लोकेशन आती है यहाँ इसकी मेनली लोकेशन है। और इसके अलावा म्यांमार में भी है, और ये आप बोल सकते हो कि ये एरिया एशियन कंट्री है जो इसकी जो लोकेशन है, तो यहाँ भी इसकी स्पीसीज मिल जाती है हमें, ये बोल सकते हो। ठीक है, लोकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिटेल में बात कर लें, थोड़ा और बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन सी, जैसे इसके अंदर ये बोला गया था ना कि इसे रेड लिस्ट के अंदर, मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे रखा गया है। नहीं, ये गलत, रेड लिस्ट के अंदर नहीं है, यानी कि जो इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होते हुए ये हमारी कंट्री के अंदर जो बोला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है फर्स्ट उसके अंदर तो है, पर IUCN का जो रेड लिस्ट के अंदर ना हो, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होकर ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। रेड लिस्ट के अंदर ना होकर ये इंडेंजर कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, सॉरी, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होकर ये वनरेबल
कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ ये गलती हो गई। लोकेशन आप समझ गए होंगे, लोकेशन कहाँ है इसकी, हमारी कंट्री में वेस्टर्न घाट का एरिया और थोड़ा बहुत ईस्टर्न घाट में ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ लोकेशन, और इधर नेपाल के साथ ये जो थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, थोड़ा बहुत रीजन, मेनली आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है यहाँ इसकी लोकेशन है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई ये जो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये हमारी कंट्री के अंदर और कुछ एशियन कंट्री के अंदर, यानी कि साउथ एशियन जो कंट्री है उसके अंदर इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इंडियन गौर होता क्या है। ये एक तरह से कह सकते हो, ये एक तरह से टॉलेस्ट जो वाइल्ड कैटल जो होते हैं उसके टॉलेस्ट जो नेचर के जो होते हैं उस फैमिली के अंदर ये आता है। ठीक है, जिसे हम नाम टाइटल हमने दिया हुआ है इंडियन गौर। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है, दो स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये बताना है। ये पूछा गया ना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट क्या है ये बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कशन है और इसमें आर्टिकल 15 और 16 के बारे में डिस्कशन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये बोल देता हूं मैं। तो पहले तो ये बताइए कि भी हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक होते हैं। ठीक है, किस किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, किस पार्ट में आते हैं, आपको तो ये बताना है सबसे पहले। ठीक है, मतलब पहले अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये आंसर कमेंट करिए पहले कि भाई फंडामेंटल राइट किस पार्ट के अंदर आता है और आर्टिकल कहां से कहां तक आता है। ठीक है, चलो ये पहले ये आंसर लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान रहे। वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करना है। अच्छा, अब अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है वीडियो पॉज करके, तो आप क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, the writ petition under Article 32 of the Constitution can be filed only in the case of violation of fundamental right। यानी कि जो रिट फाइल होती है ना हमारी कंट्री के अंदर, यूजली आपने सुना होगा कि भाई रिट जारी कर दिया गया, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, रिट लग गई। राजस्थान में तो खूब सारे रिट लग रहे हैं आजकल, कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। और टीचर सिलेक्शन एग्जाम में तो अक्सर ऐसा ही होता है। यूपी में भी ऐसी बीमारी है, रिट लग जाती है, कभी कुछ एग्जाम ही नहीं हो रहे। बहुत बार ये इशू आपने सुना होगा, तो थोड़ा बहुत जानकारी रखिए क्यों ऐसा होता है। तो आपसे ये बोला गया कि ये आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट पिटीशन रिट जारी होता है अंडर आर्टिकल 32 और स्टेटमेंट 1 में बोला गया। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द राइट ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन है वो क्या एक तरह से फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। मेरे हिसाब से नहीं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द राइट टू रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी कंट्री में आर्टिकल 15 और 16 फंडामेंटल राइट बना देता है किसको, रिजर्वेशन को। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि 1 ओनली। अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आंसर बता दिया होगा। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं आपका आंसर सही है गलत है। मैच करिए भाई, आंसर आपने सही बोला है गलत बोला। तो जो मैंने आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन दिया था ना कि भी फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक आते हैं, तो चलिए उसका आंसर सुन लीजिए। पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 to 35 है। आई होप आप लोगों ने चीटिंग नहीं की होगी। अब कमेंट नहीं करना था, पहले करना था। ठीक है, चलिए अब अगर आप नहीं कमेंट किया तो दोबारा कमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इसको, क्लास खत्म हो जाए आपकी, तब जाकर के आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा बिना देखे। तो फंडामेंटल राइट जो हमारी कंट्री के अंदर है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में, और ये आता है पार्ट 3 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है आपके पास फ्रीडम का, अच्छा ये रेड थोड़ा गड़बड़ हो रही, कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। ग्रीन विल बी द सफिशिएंट और येलो, ग्रीन ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलो अब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे बोला जा रहा है कि ये हमारी कंट्री के अंदर 6 मेनली फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। ठीक है, वो 6 कौन कौन से हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बोला गया फ्रीडम, यानी कि आजादी, सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट तो यही है कि हम आजाद हो गए हैं। तो ये फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम। नेक्स्ट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट है राइट अगेन, हमारा कोई एक्सप्लॉइट करता है, हमें कोई उत्पीड़न पहुंचाता है तो उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर हमारे फ्रीडम टू रिलीजियस,
रिलीजियस, कल्चर और एजुकेशनल राइट्स जो है हमारे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलेगी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी कि कोई अगर हमारे ऊपर कुछ गलत चीज हो गई है, शोषण कर रहा है, किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या एक्सप्लॉइटेशन अगर हमारा हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें ये 6 थे, 6 के 6 मैंने आपको बता दिए, कहीं भी मैंने आपको रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं किया। तो इससे साफ क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन जो हमारी कंट्री के अंदर है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड जरूर किया जाता है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो यहां ये स्टेटमेंट गलत हो गया सेकंड। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया था अंडर आर्टिकल 32 रिट्स जारी होता है, बिल्कुल सही बात है। रिट पिटीशन डलती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं आर्टिकल 32 बोलता क्या है। तो आर्टिकल 32 में ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट फाइल होते हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर होता है, और हाई कोर्ट के अंदर जो रिट्स होते हैं वो आता है आर्टिकल 226 के अंदर आता है। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे रिट्स के रिलेटेड, तो ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। आई होप दोनों क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जितने भी रिट्स फाइल होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर ही होंगे और किसी चीज के ऊपर नहीं हो। यानी कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी चीजों के ऊपर कोई डील नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो भी आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट है, तो उसके ऊपर भी अब रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल लग रहा है इस मैटर के ऊपर, कि इसको फंडामेंटल राइट के ऊपर भी और साथ के साथ जो ऑर्डिनरी जो लीगल राइट है आपका, उसके ऊपर भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के ऊपर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, यानी 1 ओनली। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट इसे रेड कर लेते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ लॉस मुंबई, ठीक है, यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं IFLOWS, लॉस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर ये टर्म काफी है। अब आपको ये बताना है ये जो टर्म है IFLOWS, यानी कि इफ लॉस मुंबई, ये जो न्यूज में है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एन ऐप, ये एक तरह से एक ऐप है, मोबाइल ऐप है जो ट्रेस करता है कोविड-19 पेशेंट को, ठीक है, ऑप्शन ए में। बी में बोला जा रहा है कि ये एविएशन गाइडलाइन है, ड्रोन से रिलेटेड है, कि ड्रोन से रिलेटेड एविएशन गाइडलाइन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ड्रोन से रिलेटेड ये गाइडलाइन है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये फ्लड वार्निंग का एक सिस्टम है इफ लॉस, यानी कि जिसे शॉर्ट में हमने इफ लॉ बोला, ये फुल फॉर्म इसकी कुछ होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है इन चारों ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये डी है। डी का मतलब ये इफ लॉस जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्लड वार्निंग सिस्टम से, यानी कि मुंबई बेस्ड फ्लड वार्निंग सिस्टम का एक स्कीम कह लीजिए या एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? फ्लड वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड है। और हाँ, ये ऐसा करने वाले यानी कि फ्लड वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने वाले मुंबई इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर दूसरी सिटी हो गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली सिटी कौन सी थी। तो फर्स्ट सिटी थी ये चेन्नई। तो चेन्नई के बाद मुंबई सेकंड सिटी बन गई है जो कि इस तरह का वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश कर चुकी है, लॉन्च कर चुकी है, ठीक है। और ये जो डेवलप किया गया इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। तो बाकी इसका जो मेन काम है इस फ्लॉप का, ये कुछ 7 इस तरह के काम है जो आप ये नीचे दे सकते, फ्लड का और बाकी चीजों का ये डील करती है। इन 4 चीजों से 7 थिंग्स के साथ ये डील करती है, ठीक है। तो अब जो ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि भाई ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करिएगा कि भाई ये इफ लॉ है क्या, इफ लॉस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, थोड़ा डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, काफी मेहनत हो गई आज, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और हाँ,
अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए बाय।